जो हमारा चल रहा है अध्याय 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिनालिका और चुंबकीय बल आघूर्ण। परिनालिका आपने पढ़ा है पहले। यहाँ पे हम बात करेंगे जो अपना छड़ चुंबक है वो एक परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। तो अपना हेडिंग यही डालिए, एक छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। देखेंगे कैसा करते हैं, इसको हम देखेंगे। आपको परिनालिका के बारे में तो ध्यान ही है, परिनालिका आपने अच्छी तरह पढ़ रखी है। कैसा होता है, बहुत कम उसकी त्रिज्या होती है, व्यास कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, बेलनाकार होता है और उसमें क्या होता है, कुंडलियाँ लपेटी होते हैं ना। तो चलिए, माना एक धारावाही परिनालिका है जिसकी त्रिज्या a है। हमने क्या किया, परिनालिका की त्रिज्या a मान ली और ये भी माना कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। साथ में मैंने ये भी माना कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रति एकांक लंबाई में क्या मान लिया, फेरों की संख्या स्मॉल n मान लिया। और मैंने ये भी माना कि जो परिनालिका है उसके केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु मेरा P स्थित है, जिस पे हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए परिनालिका ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लें। चित्र आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अपने पास क्या है, ये परिनालिका यानी कैसी होती है परिनालिका, आपको पता ही है, बेलनाकार होती है ना। कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ये बेलनाकार क्या है अपने पास, परिनालिका है। इसका अपन ने क्या कर रखा है, रेडियस मान रखा है, त्रिज्या कितनी मान रखी है। हमने यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, a मान ली। ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी अपन ने क्या मान ली, इसकी त्रिज्या a मान ली। ठीक है, इस परिनालिका की पूरी लंबाई हमने क्या मानी है, 2l मांगी। अपन ने क्या मान ली, 2l माना है। बीच में जो केंद्र आ रहा है उसको हमने क्या किया, एक O बिंदु दे रखा है। तो सीधी सी बात है, इस O बिंदु से इधर की ओर तो कितनी लंबाई हो जाएगी, आधी हो जाएगी, l हो जाएगी। और इधर की ओर कितनी हो जाएगी, बची हुई लंबाई कितनी होगी, यह भी अपनी कितनी होगी, l हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, इस केंद्र बिंदु से थोड़ी सी दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे अपन ने क्या किया, एक अल्पांश का चयन कर लिया। अल्पांश कैसा, अपना अल्पांश है dx मोटाई का, कितने का, dx मोटाई का अल्पांश का चयन कर लिया है। हल करने के लिए, सवालों को हल करने के लिए हमने क्या किया, एक अल्पांश का चयन किया। आपका इस O बिंदु से कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक बिंदु P रखा हुआ है, जिस पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधी सी बात यह है, जब आपने इस अल्पांश का चयन किया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि x दूरी पे है, इधर बची हुई दूरी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे r माइनस x दूरी ये बच गई। ये दूरी कितनी बच गई, r माइनस x बच गई। समझ गए इस बात को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये परिनालिका का हेडिंग डाल ही लिया होगा आपने। और अपने को ये देखना है कि ये परिनालिका जो है, अपने पास परिनालिका है, छड़ चुंबक क्या करेगा, इसका रूप लेगा या नहीं लेगा, यानी छड़ चुंबक परिनालिका की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए लिखिए आगे। हमने वो जो चीज़ बोली वो लिख दीजिए। इसके लिए O से x दूरी पर dx चौड़ाई का वर्ताकार अल्पांश का चयन कर लेते हैं। ठीक है, साथ में अपने को ये भी पता है कि किसी भी वर्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, B बराबर μ0 NIA स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पूरे की पावर कितना, 3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो सूत्र लिखा जाएगा अल्पांश के लिए क्या होगा, b की जगह तो अपन क्या करेंगे, db लिख देंगे। ठीक है, b के लिए क्या करेंगे, db लिख देंगे। यहाँ पे अपने पास देखिए ये क्या था, μ0, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, μ0 आ गया। ठीक है, कैपिटल N, तो कैपिटल N की जगह क्या आएगा, फेरों की संख्या होती है। आपने कहा एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो dx लंबाई में कितने फेरे होंगे, तो dx लंबाई में कितने हो जाएंगे, n dx हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गए, फेरों की संख्या आ गई, ये μ0 आ गया। धारा वही बहेगी इसमें भी, I। ठीक है, धारा क्या होगी, वही बहेगी। यहाँ से I ले लिया और इधर अपने पास क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, a है, तो इसके लिए भी त्रिज्या कितनी है, a ही है, तो ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ जो नीचे होता है अपने पास, ये होता है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इस r स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होगा, इसकी बात करोगे तो क्या होगा अपने पास, r। वहाँ पे तो केंद्र से r है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, चित्र में जाते हैं एक बार अपन, यहाँ से इसकी दूरी देखते हैं। अब दूरी कितनी दिख रही है आपको, r माइनस एक्स नज़र आ रही है। तो अब सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस a स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ गए बात को। अब देखिए, ये जो अपने पास x है, इस r की तुलना में, ये x है ना, इस r की तुलना में बहुत ही छोटा है।
क्या है, बहुत ही छोटा है। इस x को आप क्या कर रहे हैं, r में से घटा भी रहे हैं, बहुत ही कम राशि घटा रहे हो, तो घटाओ या ना घटाओ एक ही बात है। घटाओगे तो ठीक है, ना घटाओगे तो ठीक है, यानी सीधी सी बात है। r माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सली r का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं, r का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि r क्या है, x की तुलना में काफ़ी बड़ा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में एक्स स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो अपन ने क्या किया, इस आर माइनस एक्स यानी थोड़ा सा घटाना है, ना के बराबर हो गया, तो आर माइनस एक्स को अपन ने क्या किया, आर लिख दिया। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब ये आर और त्रिज्या में संबंध देखो, चित्र में जाइए और आर और त्रिज्या में, ये जो है त्रिज्या ये क्या होता है, छोटा होता है। ये जो त्रिज्या है ये क्या होता है, छोटा होता है, और जबकि कहते हैं ये दूरी है वो काफ़ी क्या होती है, बड़ी होती है। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज़ को हम। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर को नगण्य मान लिया। जब आपने ए स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो ये हो गया अपने पास आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो गया अपने पास, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली ये जो अपन ने इतना सारा लिखा है ये रिजल्ट क्या दे दिया, r³ दे दिया। अब ये सारा मान वहाँ रख दें, कहाँ रख दें, यहाँ पे। इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, r³ लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह क्या किया, r³ रख दिया। तो ये dB बराबर आ गया अपने पास μ0 n dxi² बटे में 2r³। अब अपने को क्या करना है, तो आप dB की बात कर रहे हो, एक छोटे से अल्पांश की बात कर रहे हो, हमें तो पूरी परिनालिका में B चाहिए, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास अल्पांश होता है उससे पूरा ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है। तो समाकलन कर दिया। अब देखिए समाकलन कैसे होगा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी वो देखिए। ये देखिए ये जो लिया हुआ है अपना, ये कहाँ तक हो सकता है, इधर भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो इसके जो लिमिट हो गया वो क्या हो गया, एक तरफ तो धनात्मक मानेंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। तो ये -L से कहाँ तक जाएगा, +L तक जाएगा। ये लिमिट हो गई इसकी -L से लेके +L तक। क्लियर यहाँ पे। तो इनको बाहर निकाला और अंदर क्या बच गया आपके पास, अंदर बच गया dx। और dx का समाकलन आपको पता ही है, dx का सिंपल समाकलन करेंगे तो क्या आता है, x आता है। यहाँ पे आपके पास लिमिट लगी हुई है तो आप लिमिट लगा दीजिए, इस x की लिमिट लग जाएगी -L से L तक। लिमिट हल करना आता होगा, अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट, तो L रख दिया अपन ने x की जगह। तो ये हो गया L माइनस माइनस प्लस हो गया, तो L + L कितना हो गया, 2L हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2L लिख दिया। अब देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी थी, n थी। एकांक लंबाई में क्या थी, फेरों की संख्या n थी। अगर मैं बात करूं कुल फेरे कितने होंगे, तो कुल फेरे लिखे जाते हैं कैपिटल N से। एक लंबाई में फेरों की संख्या n आ रही है तो कुल लंबाई कितनी थी, 2L थी। तो पूरे फेरे कितने हुए, 2L लंबाई में कुल कितने फेरे हुए, तो कैपिटल N हुए। तो कैपिटल N का मतलब हो गया n × 2L। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना n और 2L, इन दोनों को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल N लिख सकता हूँ। और ये आ गया μ0 n/a² बटे में 2r³। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अपने पास देखिए b बराबर आ गया μ0 ni πa² बटा 2πr³। यहाँ पे देखिए क्या था आपके पास, μ0 nia² बटे में क्या था, 2r³। अब अपन ने क्या किया, बीच में एक पाई आ गया। ये पाई कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे पाई से गुणा किया। हमने क्या किया, ऊपर नीचे पाई से गुणा कर दिया। यहाँ भी पाई लगा दिया और यहाँ पे भी हमने क्या किया, पाई लगा दिया। समझ रहे बात को। यहाँ पे 2r³ है ना, ये रहा 2r³, ऊपर भी पाई से गुणा कर दिया, नीचे भी पाई से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। कर सकते हैं ना, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। अब ये जो πa² है ये वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल के फॉर्म में बदल गया। तो ये हो गया μ0 ni, यहाँ पे कैपिटल A लिख सकते हैं, ये 2πr³ हो गया। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो अपने पास आघूर्ण m बराबर होता है nia होता है, यानी यहाँ जो nia है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये बन जाएगा μ0 m बटे में 2πr³। ठीक है, और क्या करें, अब ऐसा करते हैं अपन इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये वाला फॉर्मूला बनेगा ना, μ0 बटे 4π, है ना।
इधर आ गया 2m/r³। तो कहने का मतलब ये है कि परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकला, ये भी निकला अपने पास μ0/4π 2m/r³। इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण 2 डालिए। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि किसी क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी यही होती है, ये होती है B बराबर μ0/4π 2m/r³। अब देखिए समीकरण 3 को देखिए जो कि क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और समीकरण 2 को देखिए ये परिनालिका की है। ये क्या है, परिनालिका की है। तो आप देख रहे होंगे दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है परिनालिका क्षण चुंबक की भांति ही क्या करता है, व्यवहार करता है। परिनालिका को भी आप स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाओगे तो एक सिरा उत्तर की ओर, एक सिरा क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। कहने का मतलब यदि किसी परिनालिका को क्षण चुंबक की भांति स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही व्यवस्थित हो जाता है। ये सारी बातें इस बात को इंगित कर रही है कि परिनालिका भी क्या करता है, एक क्षण चुंबक के भांति ही व्यवहार करता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए एक परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है, या फिर वो कहता है क्या कि आप कैसे इस बात को सत्यापित करेंगे कि परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। समझिए बात को, क्लियर है। आगे लिख सकते हैं परिनालिका में क्षण चुंबक की भांति एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और दूसरे सिरे से क्या करती है, प्रवेश करती है। एक प्रूफ और मिल गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हिसाब से। जैसा अपने पास क्या था, दंड चुंबक था, क्षण चुंबक था, उसमें भी क्या होता है, एक सिरे से प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से क्या होता है, बाहर निकलता है। ऐसा ही परिनालिका में भी होता है। दोनों परिनालिकाओं के समान सिरों में प्रतिकर्षण व असमान सिरों में क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। जैसा चुंबक में होता है, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, आकर्षित करता है, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। साउथ नॉर्थ को आकर्षित करता है, साउथ साउथ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ऐसा ही परिनालिका में भी पाया गया। समान सिरों में क्या था, प्रतिकर्षण होता है, असमान सिरों में आकर्षण होता है। ये सारे तथ्य जो हैं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षण चुंबक परिनालिका में समानताएं होती हैं। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। ये सारे प्रूफ अपने पास आ गए। समझ गए होंगे बात को। परीक्षा में आएंगे तो प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हो, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग है मेरे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पे कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, आपका चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर बल कितना लगेगा, और वो जो बल लगता है वो बल आघूर्ण में बदलता है, वो देखना है। एक हल्की सी बात कर ले, मेरे पास एक चुंबक है, ये नॉर्थ साउथ लगा हुआ है इस पर, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी टोटल लंबाई मैंने कितनी ले रखी है, 2L ले रखी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उससे थीटा एंगल पे रखा गया है। यहाँ पे देखना बल तो लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, बल लगता है। दोनों बल क्या होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में लगते हैं, समान परिमाण के होते हैं। वैसे तो निरस्त हो जाना चाहिए, वैसे तो क्या होना चाहिए, निरस्त हो जाने चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये तो इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, तो इसमें क्या होता है, आघूर्ण आ जाता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे हमें लगाना है। समझ गए बात को। चलिए लिख लेते हैं। हमने माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवों के मध्य की दूरी हमने कितनी मान ली, 2L मान ली। हमने कितनी मान ली, 2L मान ली। और हमने ये भी मान लिया इस पे जो लगने वाले बल हैं F1 और F2 है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पे बल कितना होगा, तो उत्तरी ध्रुव पे बल हो गया F1 बराबर, अपन ने देखा क्या हो गया, QM, और B भाई ये बताया था ना आपको फॉर्मूला, B बराबर आपको बताया था F1/QM होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से F1 निकालेंगे तो क्या होगा, QM × B हो जाएगा। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो उस पर भी क्या होगा, F2 बराबर QM × B होगा। दोनों बल क्या हैं, दोनों बल समान है, दोनों बल क्या है, समान है, लेकिन इनकी क्या है, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। एक प्लस का होगा, एक माइनस का हो गया ना। तो यहाँ पे कुल बल जब निकालोगे तो F बराबर आएगा F1 - F2, यानी F तो क्या आ गया, 0 आ गया। F क्या हो गया, 0 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल परिमाण में तो समान होता है और दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में तो क्या हो गया, समान हो गया, दिशा में विपरीत हो गया, इसके कारण द्विध्रुव पर कुल बल क्या होता है, शून्य होता है। कुल बल तो क्या हो गया, शून्य होता है।
लेकिन दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं भाई, विपरीत दिशा तो आ गई लेकिन क्रिया रेखा एक नहीं है भाई। अगर इसमें एक इधर से बल लगे है ना और एक इधर से लगे तो क्रिया रेखा तो एक जैसे आ गई, तब तो शून्य हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूँ कर दें, एक इधर बल लगाए और एक इधर लगाए, दोनों की दिशा तो विपरीत है लेकिन क्या हो गया, क्रिया रेखा एक नहीं है। तो क्रिया रेखा एक नहीं है तो इससे क्या होता है, एक बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस पर क्या होता है, आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल अगर एक ही क्रिया रेखा पे है तब तो शून्य हो जाएगा, वहाँ कोई आघूर्ण नहीं आएगा। लेकिन क्या हो, क्रिया रेखा एक नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इस बल युग्म आघूर्ण जिसको हम टो से प्रदर्शित करेंगे, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। बल कितना था, अभी अपन ने देखा था एफ कितना आया था, QMB आया था, और इनके क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी देखें तो लंबवत दूरी, ये वाला बल है ना, इनके बीच की लंबवत दूरी देखें तो ये लंबवत दूरी कितनी आ गई, NP। तो यहाँ मैं लिख दूंगा NP। समझ गए बात को। टो का सूत्र आपको पहले से आता है, क्रॉस है ना। अब देखिए सूत्र में जाते हैं और वहाँ से हम क्या करें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता ही है क्या आएगा, साइन थीटा खुलता है। अभी देखते हैं, तो आपको साइन थीटा की जरूरत तो पड़ेगी, तो चित्र में चले जाओ और साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब देखिए, थीटा के सामने वाला लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो सीधी सी वजह साइन थीटा बराबर आ गया NP बटा 2L, है ना। साइन थीटा क्या हो गया, NP बटा 2L। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया साइन थीटा बराबर NP बटा 2L। वहाँ पे 2L कितना था, NS था। तो जब आपके पास साइन थीटा बराबर ये आया, क्या आया अपने पास, NP बटा 2L आया। यहाँ से मैं NP का मान निकालूं तो क्या निकलेगा, 2L साइन थीटा निकलेगा। NP का मान क्या निकलेगा, 2L साइन थीटा रखेगा, यहाँ पर रख दीजिए। टो का मान क्या आ गया, QMB 2L साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, टो का मान आ गया। क्लियर यहाँ तक, ये टो आ गया अपने पास। अब देखिए QM इंटू 2L को एक साथ कीजिए, यहाँ पे है ना ये QM और इस 2L को साथ कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि आप जानते हो M बराबर होता है QM इंटू 2L। QM यानी क्या, प्रबलता और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। तो M आ गया, तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह M रख दिया। तो ये आ गया बच्चों टो बराबर MB साइन थीटा। अगर इसको सदिश के रूप में दिखाना चाहते हो तो सदिश के रूप में ये साइन थीटा आ रहा है, तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, टो वेक्टर बराबर क्या होगा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। क्लियर, ये सूत्र याद भी रखना है आपने को, क्या करना है, इसको याद भी रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह सूत्र को डायरेक्ट आप याद भी रखिए। अब अपने पास ये तो आ गया आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण कितना हो गया, टो बराबर हो गया आपके पास MB साइन थीटा। ठीक है, इसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पे प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, टो बराबर होता है माइनस का I अल्फा। यहाँ पे I क्या है और अल्फा क्या है, तो यहाँ पे जो I होता है वो जड़त्व आघूर्ण होता है। I क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। अल्फा जो होता है वो कोणीय त्वरण होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने रखा टो बराबर माइनस का I अल्फा और ये टो बराबर था MB साइन थीटा। दोनों को बराबर कर दें, समीकरण 3 और 4 को क्या करें, बराबर कर दें। तो वहाँ पे बराबर करने पे आपके पास आया I अल्फा बराबर माइनस का MB साइन थीटा, है ना। दोनों को बराबर कर दिया, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय द्विध्रुव पे लगने वाला बल युग्म आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। माइनस का दिखा रहा है ना, तो समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। अल्फा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है, d स्क्वायर थीटा बट्टे में dt स्क्वायर, और वहाँ जो I काम में लिया उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप चुंबक में उत्पन्न विस्थापन अति अल्प हो, यानी अपना क्या करें, जैसे इस पे बल लगा ना तो हल्का सा घूमे, ये ज़्यादा नहीं घूमे, थीटा क्या हो, बहुत ही कम हो। तो ये पता ही है आपको, जब थीटा बहुत ही कम होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो अपने लिखा है, अपने I अल्फा लिखा है, इसे अल्फा का मान रख देता हूँ d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर।
ये आ गया आई डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखा हुआ था, माइनस का एम बी साइन थीटा। उस साइन थीटा की जगह अपन क्या कर सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, इस आई को उधर दे दिया, तो ये आ गया अपने पास डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का एम बी बटा आई थीटा। ठीक है, अगर आपको सरल आवर्त गति का समीकरण याद हो तो सरल आवर्त गति का समीकरण कुछ इस तरह होता है, डी टू थीटा बटे में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो क्या देख रहे हो, दोनों एक जैसा नहीं लग रहा क्या आपको भाई, ये इसकी जगह तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, बाकी सब एक जैसा ही है। तो सीधी सी बात है, यहां हम देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी बटे में आई। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या कर रहे हैं हम, एम बी बटे में आई। अगर मैं यहां से ओमेगा का मान निकालना चाहूं तो अंडर रूट कर लूंगा। ठीक है, और ये तो अपने को पता ही है, ओमेगा होता है 2 पाई बटा टी, टी आवर्तकाल होता है। तो यहां पे अपने क्या किया, ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई बटा टी। यहां से मैं टी का मान निकालूं तो टी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए ये आ रहा है मेरे पास 2 पाई बटा टी बराबर अंडर रूट एम बी बटे में आई। यहां से मुझे टी का मान चाहिए, तो व्युत्क्रम कर दूं, तो व्युत्क्रम करूंगा तो टी बटा 2 पाई, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम बी, और यहाँ से मुझे टी चाहिए तो क्या करेंगे 2 पाई को इधर भेज देंगे। ये टी का मान आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम बी। अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा तो स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर क्या होगा, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट गया, आई बटे में क्या होगा एम बी होगा। यहाँ से बी ज्ञात कर सकते हो, ये बी इधर ले आओ तो ये बी बराबर आ गया आपके पास 4 पाई स्क्वायर आई और बटे में क्या होगा एम, और ये टी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये बी का मान आ गया 4 पाई स्क्वायर आई बटे में एम टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यदि अपने पास थीटा का मान 0 हो, जब भी थीटा का मान 0 होता है वो होता है आपका स्थायी संतुलन की स्थिति, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। हम जानते हैं टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा, और थीटा का मान हमने 0 रखा तो साइन 0 का मान कितना आ गया 0। तो सीधी सी बात है यहाँ पे टो का मान क्या होगा 0 होगा। यदि आपका थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री पे हो, कुछ इस तरह रखा हो, इस वक्त क्या होगा, यह शून्य ऊर्जा की स्थिति कहलाती है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टो बराबर एम बी आएगा, अधिकतम की स्थिति आएगी। यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम की स्थिति आएगी। जब थीटा का मान आप 180 डिग्री लेंगे, ये क्या होगा, है तो संतुलन की स्थिति, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन की स्थिति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। और इस पर क्या है, साइन 180 का मान भी कितना होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, टो का मान 0 आएगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।